हेलो पब्लिक, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। और आज हम देखने जा रहे हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स का खोज कैसे हुआ था। हम लोगों ने एरिस्टोटल फॉलिसी देखा, गलीलियो का स्टेटमेंट देखा, न्यूटन का स्टेटमेंट देखा, उसके बाद हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स और इधर आपका हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो स्टार्ट करने के पहले इसको अगल बगल का डिस्टर्बेंस को बंद कीजिए और चुपचाप से कॉपी कलम निकाल के बैठिए। ठीक है ना, बहुत ही फड़फड़ातेदार और झन्नाकेदार आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है। हाँ देखिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकता है, कोई भी ब्लॉक है, कुछ भी है, कोई बुक है, कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए मान लीजिए कि इधर से अपने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का। ठीक है, इधर से आपकी दोस्त ने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने इधर से फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का। ठीक है, और इस आपके जो फ्रेंड है, कुछ भी कोई भी होंगे, ठीक है, उन्होंने फोर्स लगाया इधर से 60 न्यूटन का। दोनों ने जब फोर्स लगाया 60 न्यूटन का और 60 न्यूटन का, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना होगा। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, इस पे जो एफ नेट आएगा, एफ नेट कहने का मतलब हुआ, अगर हम आपसे पूछे कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा तो आप क्या बोलिएगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, 120 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि आप 60 + 60 कर दीजिए। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखिए एक तरफ तो फोर्स इधर से लग रहा है और दूसरी तरफ फोर्स इधर से लग रहा है, दोनों को डायरेक्शन अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर कर दीजिए एफ नेट इज इक्वल टू, मान लो F2 माइनस F1। आप ऐसे कर सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। अब यहाँ पर कोई बड़ा और कोई छोटा तो है नहीं, दोनों तो सेम है, तो किसी को भी पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60 न्यूटन माइनस में हो जाएगा 60 न्यूटन, यानी कि यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 न्यूटन का। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इधर से आपने फोर्स लगाया, इधर से आपके दोस्त ने फोर्स लगाया, दोनों का जो फोर्स लगाने का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जितना फोर्स आपने इधर से अप्लाई किया, आपके फ्रेंड ने भी उतना ही फोर्स इधर से अप्लाई किया। तो ये जो मार्कर रहेगा ये अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा कि कहीं खींचाएगा, अपनी जगह पे रुका हुआ रहेगा। अच्छा, कहीं भी अगर किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बैलेंस कंडीशन या बैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाए तो यहाँ जो आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, आपको बैलेंस्ड फोर्स वाला कंडीशन देखने को मिल रहा है। याद रहेगा ना बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। सो अब देखिए यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए, ओहो, देखिए फिर से कोई ब्लॉक ले लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो, आपका जो लेने का मन है। हाँ, ईटा पत्थर कुछ भी, सर क्या आप भी बोलते हैं। हाँ, हमको पता है कि आप लोग सोच रहे हैं सो। हाँ देखिए हम लोग ओहो वैसे अनबैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन क्या है। सो देखिए मान लीजिए इधर से अपने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का। ठीक है, और इधर से
आपकी बहन ने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, ठीक। क्या सर हमेशा हम ही लोग के ऊपर एग्जाम्पल देते रहते हैं, अपने ऊपर भी एग्जाम्पल दीजिए। दिख रहा है ना, 1 मिनट, हाँ अब और क्लियर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, अच्छा हाँ चलिए आप लोग के ऊपर एग्जाम्पल नहीं देते हैं, मैं नहीं पर एग्जाम्पल देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए कि मैंने इधर से फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का, और मेरी एक दोस्त है, समता नाम है उसका, उसने इधर से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है ना। इधर से मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, ठीक है ना, और इधर से समता ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। तो अगर यहाँ पर हम आपसे पूछें कि एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एफ नेट मैंने अभी आपको बताया, एफ नेट लिखने का तरीका बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। एफ नेट इज इक्वल टू बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। बड़ा वाला फोर्स कौन है, ये वाला, और छोटा वाला फोर्स कौन है, समता के द्वारा लगाया गया। ओ F2 माइनस F1। F2 हो गया आपका 60 न्यूटन का, और जो F1 हो गया वो आपका हो गया 20 न्यूटन का, और यहाँ पर जो आपको नेट फोर्स निकल के मिला वो आपको 40 न्यूटन का देखने के लिए मिला। समझ में आया? यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन में क्या हुआ कि जो नेट फोर्स आपको देखने के लिए मिला वो 0 न्यूटन का देखने के लिए मिला। अब क्या हुआ कि जब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन में गए तो इसमें क्या हो रहा था कि मैंने फोर्स लगाया इधर से 60 न्यूटन का, और जो समता थी उसने फोर्स लगाया इधर से 20 न्यूटन का। तो अब देखो कि समता का फोर्स जो था वो कम था, और जो मैंने फोर्स लगाया वो फोर्स ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो ओवरऑल आपको नेट फोर्स देखने के लिए मिला ये 40 न्यूटन का देखने के लिए मिला। अच्छा, बहुत ही एकदम नॉलेजेबल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एफ नेट 0 है, मतलब इस पर जो ओवरऑल फोर्स लग रहा है 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या गलती करता है कि अगर किसी भी बॉडी पे 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या बोले कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो बच्चा लोग समझता है कि वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉडी वो रेस्ट में। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या बोले, देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, आपने इधर से फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा, तो क्या हुआ कि एफ नेट आपका 0 हो गया। नो डाउट इसमें एफ नेट 0 हो गया, तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कोई भी बुक उठा के देख लो, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में। ऐसा नहीं होता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से या 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, ठीक है। आपने क्या किया, मान लो ये जो है, मान लीजिए कि ये 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक। अब क्या करो, ये जब चल रहा है तो इधर से आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, ठीक है। उसी टाइम इधर से भी किसी ने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो आपने 20 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, वो 20 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स इसके द्वारा जो अदर पर्सन के द्वारा लगाया गया होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी कि नेट फोर्स तो 0 हुआ, लेकिन ये जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था वो तो चलते ही रहेगा ना, ये थोड़ी ना रुक जाएगा। इसको इस पे अगर एक साइड से ही सिर्फ फोर्स लगाते तो हाँ ये तब रुक सकता था, लेकिन मैंने इधर से जितना न्यूटन का फोर्स लगाया इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना ही न्यूटन का फोर्स लगा दिया ना, यानी कि यहाँ पर तो जो मेरा ओवरऑल जो बॉडी पे नेट फोर्स हुआ वो 0 हो गया, लेकिन जो मेरा बॉडी था वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था तो वो तो चलता ही रहेगा ना। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सो हाँ, तो वही बात है कि बैलेंस्ड फोर्स यानी कि एफ नेट 0 न्यूटन आने का मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा। सो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस में है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो आप बोलिए कि हाँ इस पे ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो एफ नेट आपका 0 होगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो पहले से यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा, ठीक है। अब पहले से यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो आपने एक साइड से जितना फोर्स अप्लाई किया दूसरा साइड से भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया, तो दोनों फोर्स तो एफ नेट आपका 0 हो गया, यानी कि वो बैलेंस्ड फोर्स हुआ वहां पर। लेकिन वो जो पहले से जो उसका मूवमेंट था उस पर तो कोई फर्क नहीं ना आएगा। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? सो ठीक, अच्छा। और यहां पर देखो कि क्या हुआ ये वाला कंडीशन में। हाँ देखो यहां पर मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, समता ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा ओवरऑल जो नेट फोर्स आया वो 40 न्यूटन का आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एफ नेट 0 न्यूटन का आया है, तो यहाँ पर जो एक्सलरेशन होगा वो भी 0 होगा ये। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा यहां पर आपका एक्सलरेटेड मोशन होगा। कैसे? समता घुसाएगी क्या? नहीं। देखिए मान लो कोई बुक है, ठीक है, उधर से मैंने क्या मतलब यहाँ पर मान लो कि बुक रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने बुक को खींचा, अपनी तरफ खींचा कि मुझे बुक पढ़ना है, तो समता भी उसी टाइम आई, ठीक है ना। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे बुक पढ़ना है, तो मैं बुक को अपनी तरफ खींच रहा था, समता बुक को अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने बुक को अपनी तरफ खींचा, समता ने बुक को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। उसके बाद ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, समता का तो फोर्स, समता तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी और मैंने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया, 60 न्यूटन का, ठीक है, कि मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, समता ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मैंने क्या किया, मैंने अचानक से बुक को छोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने अचानक से बुक को छोड़ा तो समता क्या हुई, एक्सेलरेटिंग मोशन करते हुए पीछे की तरफ गिरी, धड़ाम, अब समता का गया पीठ टूट, सॉरी, ठीक है, समता का गया हाथ टूट, ठीक है ना। उसका समता उठी, हमको मारना चाह रही थी लेकिन हाथ तो बेचारी की टूट गई ना, कैसे मारेगी। समता जो गिरी वो एक्सेलरेटेड मोशन से गिरी, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैंने जब छोड़ा बुक को तो क्या हुआ कि वो एक्सेलरेटेड मोशन से नीचे गिरी, ठीक है। अगर मैं बुक को छोड़ता और अगर एक्सेलरेटिंग मोशन ना होकर यूनिफॉर्म मोशन होता तो धीरे 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 यह क्षमता गिरती, मतलब धीरे धीरे क्या गिरती ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, तो एक्सेलरेटेड मोशन होने से क्या हुआ कि क्षमता पीछे की तरफ गिर गई। तो याद रखना कि जब का बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें एफ नेट तो जीरो होता है, 0 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पर एफ नेट जो आएगा आपका 0 न्यूटन का आएगा। और जो अनबैलेंस्ड फोर्स रहता है यहाँ पर आपका एफ नेट 0 न्यूटन कभी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या बोले कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आइदर रेस्ट में भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। एफ नेट 0 होने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ऐसा जरूरी नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा होगा कैसे, हम कैसे जाने कि वो रेस्ट में कि यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आप इसको समझने के लिए आपको पहले कंडीशन देख लेना होगा कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में रहेगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो आपका ऑब्जेक्ट बाद में भी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एफ नेट 0 होगा उसके बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या, हाँ याद रखिएगा ये बैलेंस्ड फोर्स दो कंडीशन तैयार करता है, या तो आइदर रेस्ट वाला कंडीशन तैयार करेगा ये, या तो फिर आइदर यूनिफॉर्म मोशन वाला कंडीशन तैयार करेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स जो रहता है ये रेस्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो आपका मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है ना, मोशन बढ़ते हुए जाएगा। समझ में आया? अच्छा देखो हम लोग इसका डेफिनेशन देते हैं। व्हेन two forces have equal magnitude and opposite in direction. When two forces have equal magnitude and opposite in direction are applied on a body such resultant forces are becomes 0. The forces applied are called balanced force. बैलेंस्ड फोर्स का क्या डेफिनेशन होगा? When two forces have equal magnitude and opposite in direction are applied on a body, such resultant forces are becomes 0. The forces applied are called balanced force. बढ़िया से बोलो, क्या बोला? जब भी किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, दो फोर्स लगे, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है ना, और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 आएगा, तो अप्लाइड फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। समझ में आया? फिगर जो मैंने पहले बनाया था उस फिगर को आप इसके नीचे बना सकते हैं, बना ही लो, समझ में रहेगा, आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड forces is non-zero, then the resultant force
आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला कि जब आपका रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स या तो फिर आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब का रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, ठीक है ना, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। अच्छा, आप इसके नीचे भी चाहो तो फिगर बना सकते हो, चाहो क्या बना ही लो, ठीक है ना। लो टिप लो, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। क्या इसको मिटा दिया जाए? मिटा दूं? ओके। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजनी के लिए। क्या कर रहे हो सर, पढ़ाना? ओह यस, बिल्कुल। क्या है कि इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज, इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? इट्स एक्सलरेशन इज जीरो। हाँ, तीसरा क्या हो गया? द बॉडी आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, either rest or uniform motion, it depends upon its previous inertia। देखो मैंने क्या बताया कि बैलेंस्ड फोर्स को आप लोग अगर बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे कर सकते हो कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस्ड फोर्स एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जिसमें जो नेट फोर्स होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस बॉडी का जो एक्सलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। कैसे? देखो न्यूटन सेकंड लॉ पे आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, मान लो कि आपका फोर्स ही जीरो है तो मास इंटू एक्सलरेशन, मास तो जीरो होगा नहीं, मास कभी भी जीरो नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं होगा, तो मास जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा। समझ आया? ये दोनों में से एक को तो जीरो होना पड़ेगा ना। जब दोनों में से एक जीरो होगा तब ना जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं होता है, तो उसका एक्सलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो आपका एक्सलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स आपका जीरो है। ठीक, तीसरा क्या बोले? द बॉडी आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रीवियस इनर्शिया। बॉडी रेस्ट में रहेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ये डिपेंड करता है उसका प्रीवियस इनर्शिया पे। प्रीवियस इनर्शिया करने का मतलब हुआ उसके प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इस पर आप जितना फोर्स लगा रहे हो, नेट फोर्स, अगर बॉडी रुका हुआ है तो इस पर अगर नेट फोर्स जीरो है यानी कि बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो बॉडी रुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से आ रहा है और अगर इधर से आपने फोर्स लगाया और इधर से भी आपने फोर्स लगाया और दोनों फोर्स अगर आपका इक्वल अमाउंट में है तो आपका जो नेट फोर्स रहेगा यहाँ पर भी जीरो होगा, लेकिन बॉडी इस पर रुका हुआ नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चल ही रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें जो आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रेस्ट में भी हो सकता है और यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, दिख रहा है बढ़िया। देखो, इट इज द कंडीशन where net force on a body is नॉन जीरो। क्या बोला मैंने? कि ये ऐसा कंडीशन है, ठीक है ना, जहां पर जो आपका नेट फोर्स रहेगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो नॉन जीरो रहेगा। अभी इसके पहले वाला में मैंने जब आपको एग्जांपल दिया था वो ब्लॉक वाला, ठीक है ना, उससे आप देख सकते हो कि वहां पर जो नेट फोर्स था वो 40 न्यूटन का आया हुआ था। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? इट्स एक्सलरेशन इज नॉट जीरो।
बैलेंस्ड फोर्स में था कि इसका एक्सेलरेशन तो जीरो हो रहा था, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ही जीरो नहीं है। बॉडी विल बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, क्या बोला मैंने? यहाँ पर जो आपका बॉडी रहेगा वो मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कहने का मतलब हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आपका बॉडी रहेगा इसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये याद रखना है कि इस वाले कंडीशन में जो बॉडी का मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या मैं इसे मिटा दूं? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहे, बातों को तेरी हम भुला ना सके, तू नहीं भुला सके तो मत भुला। क्या कर रही हो सर? गाना सुना रही हो? अरे कोई बात नहीं, गाना के साथ साथ पढ़ाई कर लो। अच्छा, क्या बोल दी कंपनी? आगे बढ़ा जा। यस सर, बिल्कुल। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अच्छा, क्वेश्चन उतार दूं थोड़ा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है ना, each of 2 kg along a horizontal track. If a engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate the net force, ठीक है ना। मान लो कि कोई इंजन है, ठीक है, इंजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि इसके साथ क्या है? वैगन जुड़ा हुआ है। वैगन करने का मतलब हुआ बोगी, बोलते हैं हम लोग, डब्बा। डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे आलू, मेरे बच्चे है सबसे चालू। ओहो, क्या है ये? हाँ, सेकंड डब्बा, ये थर्ड डब्बा। हाँ ठीक है, थर्ड वैगन। ये फोर्थ वैगन, बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा लंबा मेरा वैगन। ये होगी आपका 5th वैगन, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि आपका जो वैगन होगा ये सारा का सारा 2000 kg का, ये भी 2000 kg, ये भी आपका 2000 kg का हो जाएगा। 2K लिख दूँ? K का मतलब 1000, ठीक है ना। ये भी आपका 2K का हो जाएगा, ये भी आपका 2K का हो जाएगा, ये भी आपका 2K का हो जाएगा। और ये जो आपका इंजन दिया हुआ है ये आपका इंजन है, ठीक है ना। और ये सब जो है, ये सब जो छोटे छोटे डिब्बे दिख रहे हैं ये सब वैगन है, वैगन से बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका इंजन है। ये इसका जो वेट है वो 8000 kg का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंजन कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 40,000 न्यूटन का, यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब ये रेलवे ट्रैक पे चल रहा है तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, और जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 5000 न्यूटन का, 5000 न्यूटन का। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ नेट कितना होगा? तो एफ नेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। बड़ा वाला फोर्स कितना है? 40,000 न्यूटन का, और जो छोटा वाला फोर्स है वो कितना है? 5000 न्यूटन का। तो आपका जो नेट फोर्स आपको देखने के लिए मिला वो 35,000 न्यूटन का देखने के लिए मिला। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद से पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रेन का। ये जो ट्रेन है इसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? चलिए इसका नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला होता है, आएगा। आपको बताना है कि ये जो पूरा ट्रेन है इसका पूरा मास कितना होगा। तो देख लो 2000 2000 2000 2000 2000, यानी कि 5 वैगन है और ईच वैगन का जो मास है वो 2000 है। तो कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 5, 10,000। और ये जो इंजन है इसका मास कितना है? 8000। तो यानी कि 10,000 प्लस 8000 कितना हो जाएगा? 18,000। यहाँ पर जो आपका मास हो जाएगा वो 18,000 का हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का, आपको एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का, एक्सेलरेशन। अच्छा,
यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है आपको, फोर्स कितना है 35,000 न्यूटन का, 35,000 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आपका जो यहाँ पर मास है वो 18,000 kg का है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए एक्सलरेशन, तो क्या हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000, यहाँ 30 मर गया, ठीक है। आप इसको जब कट करोगे तो 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आता है ये वाला थर्ड वाला कंडीशन, द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, ठीक है ना। अब क्या किया है ना कि एनसीईआरटी से इसको हटा दिया, बहुत ही धमाकेदार और खतरनाक क्वेश्चन ये। तो एनसीईआरटी ने सोचा कि क्यों 9 क्लास का बच्चों को इतना ज़्यादा मैं तकलीफ दूँ, तो उसने हटा दिया, ठीक है। लेकिन मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने वाला लॉजिकल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। देखो क्या बोला कि द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2, कि जो वेगन 1 है इसको मान लो मैंने वेगन 1 2 3 4 5, कि जो वेगन 1 है वो वेगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, वेगन 1 वेगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, समझ में आया कि वेगन 1 वेगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन इस बार जो आपका मास हो जाएगा, इस बार जो आपका मास हो जाएगा वो 18 kg नहीं हो जाएगा। क्यों, इसका मास को और इसका मास को छोड़ देंगे हम लोग, सिर्फ 2 3 4 5 का। अभी ऐसा तो नहीं है कि वेगन 1 वेगन 2 पे जब फोर्स लगाएगा तो वेगन 2 इससे टूटा हुआ है, सो वेगन 2 जो है वेगन 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है। यानी कि जो वेगन 1 फोर्स लगाएगा वो 2 पे भी लगाएगा, 3 पे भी लगाएगा, 4 पे भी लगाएगा, 5 पे भी लगाएगा। यानी कि जो यहाँ पर मास हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 8,000 kg का, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि वेगन 1 वेगन 2 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वेगन 1 सिर्फ वेगन 2 से ही कनेक्ट है, सो 3 से भी तो कनेक्ट है, 4 से भी तो कनेक्ट है, 5 से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपका पूरा ये आपका जो मास हो जाएगा 8,000 kg का हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्सलरेशन हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.944। तो आपको यहाँ पर जो आपको फोर्स देखने के लिए मिलेगा वो आपका फोर्स आ जाएगा, है ना, लगभग इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा एकदम 1 नंबर, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। क्या मैं इसे मिटा दूं? सुन मेरी सहजदी मैं हूँ तेरा सहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं कहता हूँ जो, तू जाने तमन्ना मेरी मैं खाके कसम तेरी, होंगे ना हम जुदा, कैसे नहीं होगी पगली, पापा नहीं मानेंगे, होना होगा जुदा। हाँ क्या कर रहे हो सर, गाना क्यों गा रहे हो? किसी की मैंने दिल वाली बात बोल दी, कोई बात नहीं। देखो हम लोग इनर्शिया देख लेते हैं कि इनर्शिया क्या होगा। इसके पहले मैंने टर्म इनर्शिया का यूज किया, ठीक है, लेकिन इनर्शिया होगा क्या, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, inertia is a property of an object to oppose the change in its state either रेस्ट और मोशन, ठीक है। क्या बोला कि इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा गुण होता है जो क्या करता है, उसके स्टेट में आने वाले चेंज का अपोज करता है। कहने का मतलब है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही लाना चाहेगा, अगर आप उसको मोशन में लाना चाहो तो वो उसको अपोज करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर आप उसको रेस्ट में लाना चाहो तो वो रेस्ट का अपोज करेगा। जैसे the inertia of an object is measured by its mass। क्या बोल दिया मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इनर्शिया को मेजर करना है तो आप उसके मास से मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया अब मेरे ऑनेस्टी का या तो फिर बोलो किसी के अंदर का अच्छाई का
किसी के अंदर कितना अच्छाई है आप उसको देख थोड़ी ना सकते हो, आप उसको उसके साथ रह के आप मेजर कर सकते हो कि हाँ वो लड़का हो या वो लड़की इतनी अच्छी है। उसी तरह से इनर्सिया को हम लोग कितना कि मतलब इनर्सिया हम लोग मैग्नीट्यूड थोड़ी ना फाइंड कर सकते हैं। इनर्सिया किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, बॉडी के अंदर का गुण है। हम लोग बॉडी को देख के बता सकते हैं कि उसका इनर्सिया ज़्यादा होगा तो उसका इनर्सिया कम होगा, ठीक है ना। ये नहीं बोल सकते कि हाँ उसके अंदर इतना 1000 का इनर्सिया है, इतना किलो का इनर्सिया, ये सब नहीं बोल सकते, ठीक है ना। इनर्सिया देखो क्या बोले कि इनर्सिया क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको मेजर करते हैं उसका मास से। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्सिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्सिया कम होगा। याद रखना कि मोर विल बी द मास, मोर विल बी इनर्सिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्सिया होगा। आई होप आप लोगों को इनर्सिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इनर्सिया ही न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिफाइन करता है। आगे आने वाला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। वहां पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा वो हूबहू इनर्सिया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रहने दो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशन में ही रहने दो। समझ में आया। इसका एक बहुत ही खतरनाक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। मान लो कि आप बस में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, बस में बैठे हुए हो, ठीक है, तो देखना कि अचानक से जब बस ब्रेक मारता है, ठीक है ना, बस में आप या बस में खड़े हो, ठीक है ना, तो बस क्या है, मोशन में जो है, ठीक है। अचानक से देखना कि बस वाला जब ड्राइवर रहता है वो ब्रेक मारता है तो क्या होता है कि आप आगे की तरफ मूव कर जाते हो, आगे की तरफ गिरते हो। क्या कारण है आगे की तरफ गिरने का? कारण यही है कि जो बस था वो मोशन में था, तो जब बस मोशन में था तो आपका बॉडी भी बस के साथ साथ मोशन में था। तो जब अचानक से ब्रेक लगा तो बस तो रुका, लेकिन आपका बॉडी अपने मोशन वाले प्रॉपर्टी को ही बनाए रखने के चलते आगे की तरफ झुक जाता है। तो कभी कभी देखना कि आगे की तरफ कोई गिर भी जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, तो वो अपने मोशन वाला प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि जो लड़का रहता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल है, मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, और अचानक से जो बस है वो आपका मोशन में आ जाए, अचानक से बस आपके चलने लगे, लेकिन आपका जो बॉडी रहता है वो पीछे की तरफ झुकता है, ठीक। जो बॉडी रहेगा वो आपको पीछे की तरफ झुकेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस रुका हुआ था तो आपका बॉडी रेस्ट में था, तो बस जब अचानक से बढ़ा तो आपका बॉडी क्या हुआ कि रेस्ट वाला प्रॉपर्टी को ही मेंटेन रखने के लिए क्या हुआ, पीछे की तरफ झुक जाता है कि नहीं हमको रुका हुआ ही रहना, ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम जो लड़का रहता है या जो बंदा रहता है उस पर बैठा हुआ बस पे, वो पीछे की तरफ झुक जाता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को इनर्सिया बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इनर्सिया क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपने स्टेट में आने वाला चेंज का अपोज करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के साथ सुबह का टाइम बिताने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी का शायद 3:30 या 4 बज रहा होगा, और मुझे ये लेक्चर शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग रिव्यू सेक्शन में आके अपना रिव्यू दे सकते हैं। अरे सर क्या बोल रहे, कमेंट सेक्शन होता है ना, अरे भैया वो रिव्यू सेक्शन है, उससे मुझे पावर मिलती है, ठीक है। थैंक यू।